आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बिहार के अवाम दोहरी मुसीबत से दो चार हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का केस बिहार में मुसलसल बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सैलाब से अवाम परेशान है। इन दोनों परेशानियों के अलावा कम्युनल और हिंसा के वाक़यात भी बहुत तेज़ी के साथ बिहार में बढ़ गए हैं। अवाम का अंदाज़ा था कि कोरोना की वजह से बिहार इलेक्शन को टाल दिया जाएगा। अपोजिशन पार्टियों की भी यही ख्वाहिश थी कि वक्त पर इलेक्शन न हो, इसे आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब मुमकिन नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इशारा दे दिया है कि चुनाव अपने वक्त पर ही होगा। सत्ताधारी पार्टी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के रवैये से भी यही पता चल रहा है कि सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन इलेक्शन को नहीं। चुनाव हर हाल में अपने वक्त पर ही होगा। बिहार का चुनाव क्या बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ ही इंतखाब लड़ेगी या अलग इलेक्शन लड़कर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाएगी? इन सभी इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे आज के खबर दर खबर में। इसके अलावा भी GEE और TEET के बारे में बातचीत करेंगे कि ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है या फिर एग्ज़ाम। सरकार क्यों हर हाल में एग्ज़ाम कराना चाहती है जबकि स्टूडेंट्स मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। चीन और भारत के फौजी कमिश्नर के दरमियान बातचीत अभी तक नतीजा पर नहीं पहुंच सकी है। चीन ने शर्त रखी है कि चीन और भारत की फ़ौज दोनों बराबर बराबर पीछे हटे। ये शर्त भारत को मंजूर नहीं है क्योंकि भारत का वो अपना इलाका है और वहां तक भारत की फ़ौज पेट्रोलिंग करती रही है। एयरफोर्स अफसर अंदरपाल ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया है। अफसर की उम्र 53 साल थी। उन्होंने खुदकुशी अपनी सर्विस पिस्तौल से की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी के बाद उनकी बड़ी बहन ने भी ट्रंप को जालिम और झूठा करार दे दिया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर की भतीजी और बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक की है, जिसमें मरिया ने अपने भाई को जालिम और झूठा कहा है। इजराइल ने फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी पर बमबारी की है, जिसके बाद फ़लस्तीनी मुसलमानों में भी गम व गुस्सा है। रद्द अमल में फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसराइल पर बारूद से हमला किया है। हमास रहनुमा ने कहा है कि अगर इसराइल ने बमबारी बंद नहीं की तो हम जंग छेड़ देंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अबूरी सदर सोनिया गांधी ने पार्टी लीडरों से नया सदर मुंतखब करने की दरख्वास्त की है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी अबूरी सदर के ओहदा से इस्तीफ़ा दे देंगी और फिलहाल राहुल गांधी ही अबूरी सदर मुंतखब किए जाएंगे। अब ये बात करते हैं असल मुद्दे पर। बिहार असेंबली की मुद्दत पूरी होने में सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है। 29 नवंबर 2020 को मौजूदा असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अब सिर्फ 2 सूरत है, या तो बिहार में सदर राज नाफिज कर दिया जाए या नीतीश कुमार की मुद्दत में सदर जमहूरिया स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए इजाफा कर दें। दूसरी सूरत यह है कि वहाँ इंतखाबात ही कराए जाएँ। अपोजिशन पार्टियां ये चाह रही है कि वक्त पर इलेक्शन ना कराया जाए। अवाम में भी अक्सरियत का मूड यही है कि इलेक्शन को टाल दिया जाए, लेकिन बिहार सरकार इलेक्शन कराने के मूड में है। अभी तक मामला कन्फ्यूज़न का शिकार था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब तकरीबन 90% ये बात वाज़े हो गई है कि बिहार चुनाव अपने टाइम पर ही होगा। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी जारी की और इसके मुताल्लिक़ कुछ चीज़ों का इशारा भी किया कि कोरोना काल में बिहार चुनाव कैसे होगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का भी बयान आ चुका है कि सितंबर में बिहार चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव की तैयारी भी जारी है। अफसरान और इलेक्शन के दौरान काम करने वाले सभी हुक्काम की ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है। अगर कोरोना काल में ही इलेक्शन होता है तो अपोजिशन को बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी सियासत बिहार में ये हो रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार उनकी पार्टी के दबदबा को कम करना चाहती है। बीजेपी का मंसूबा है कि बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा कम हो और बीजेपी का बढ़े। एनडीए में जेडीयू की जगह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, लेकिन ये सब बीजेपी के लिए आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव की वजह से बीजेपी का ख्याल था कि बिहार में बीजेपी के वोटर बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मा, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का फैसला,
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे फैसलों और कामों से आवाम हिंदुत्व के एजेंडा को फॉलो करेगी और जाति समीकरण से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट करेगी। काफी दिनों तक बीजेपी का यही ख्याल था। बीजेपी ने एक तरह से मूड भी बना लिया था कि इलेक्शन में जेडीयू को कमजोर करना है। ऐन वक्त पर जेडीयू का साथ छोड़कर सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। दूसरी तरफ आरजेडी और तेजस्वी यादव पर यह दबाव रहेगा कि वो नीतीश कुमार को अपने साथ ना मिलाए। ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर बिहार में सहरुखी लड़ाई हो जाएगी और जब भी लड़ाई किसी भी चुनाव में सहरुखी होती है तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बीजेपी का यही मोड था, प्लान था। इसी सियासत की बुनियाद पर चिराग पासवान ने मुसलसल अपनी इत्तेहादी पार्टी जेडीयू के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया था। चिराग पासवान अपने ही साथी के खिलाफ ये सब किसके इशारे पर बोल रहे थे, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के साथ इलेक्शन लड़ने के सिवा कोई और चारा नहीं है। बीजेपी को अपने अंदरूनी सर्वे से यह अंदाज़ा हो गया है कि जेडीयू को छोड़कर तन्हा लड़ना बहुत मुश्किल होगा। राम मंदिर और कश्मीर मुद्दा भी यहाँ काम नहीं देगा। 2015 का तजर्बा भी बीजेपी के पास है। 2015 के असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थे। बीजेपी और एलजेपी दीगर इत्तेहादियों के साथ इलेक्शन लड़ी थी। बीजेपी और पार्टी सदर अमित शाह ने बिहार जीतने के लिए विकास की बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को चुना था। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को बुनियाद बनाया था। यहाँ तक कहा कि अगर बिहार में बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए, लेकिन ये सब काम नहीं आया और बीजेपी की बदतरीन शिकस्त हुई। आरजेडी और जेडीयू की सरबराही में सरकार बनी। 2017 में नीतीश कुमार बेवफा बन गए और बीजेपी से दोबारा उन्होंने हाथ मिला लिया। कांग्रेस और आरजेडी अपोजिशन में आ गई और वहां महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बन गई। असेंबली में इस वक्त जेडीयू के 73, बीजेपी के 56, एलजेपी के 2 और 4 आज़ाद उम्मीदवार नीतीश कुमार के साथ सरकार में हैं। एक दूसरा मसला बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के करीबी और पक्के दोस्त हैं, उनके चहीते भी हैं। नीतीश कुमार के बगैर उनका दिल नहीं लगता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी लीडरों में सिर्फ सुशील मोदी को ही चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। नीतीश कुमार की यही तमन्ना है, ख्वाहिश है कि बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ें और इसी तरह अगली सरकार में भी मेरे साथ सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। सुशील कुमार मोदी से बिहार के अक्सर बीजेपी नेता खुश नहीं हैं। सुशील कुमार मोदी की साफ सुथरी छवि, मुतनाज़ बयान न देना, हेट स्पीच से गुरेज करना और सेकुलर छवि बनाकर रखना भी बीजेपी के नेताओं को गवारा नहीं है। लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर सुशील कुमार से बगावत की, उनके खिलाफ जुबान खोली तो कहीं मुझे ही पार्टी से निकाल ना दिया जाए। बिहार इलेक्शन के लिए अपोजिशन तैयार नहीं है। अपोजिशन में कितनी पार्टी होगी, कौन पार्टी होगी, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी में भी अभी तक कोई विचार नहीं हो सका है। आरजेडी की पोजीशन भी बिहार में ठीक ठाक नहीं है। आरजेडी का यादव वोट बीजेपी में जा चुका है। दूसरी तरफ मुसलमान भी आरजेडी से नाराज हो चुके हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ झुकाव रखते हैं। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं और तकरीबन हर ज़िला में मजलिस पहुंच गई है। साबिक वज़ीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर जितेंद्र राम मांझी ने भी मजलिस के साथ इत्तेहाद कर लिया है। पप्पू यादव एसडीपीआई के साथ मिलकर एक अलग इत्तेहाद बना रहे हैं। इसलिए आने वाले इलेक्शन में अपोजिशन बहुत ज़्यादा तकसीम होगा। आरजेडी और कांग्रेस के बाद मजलिस भी बहुत ज़्यादा मुकाबला देगी। अपोजिशन का वोट यकीनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक तरफ आरजेडी इत्तेहाद को जाएगा, दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहाद को जाएगा और एनडीए के लिए रास्ता साफ होगा। अपोजिशन उसी वक्त कुछ मजबूत होगी बिहार में जब आरजेडी और कांग्रेस मजलिस को साथ शामिल करेगी। अगर मजलिस अलग इलेक्शन लड़ती है तो यकीनी तौर पर आरजेडी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वोट बैंक भी उधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मजलिस कितनी सीटों पर जीतेगी कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि आरजेडी अपनी ज़िद की वजह से हारेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर अख्तरुल ईमान बीजेपी और जेडीयू का मुकाबला करने के लिए और बिहार से उन्हें दूर रखने के लिए आरजेडी के साथ इत्तेहाद करने के ख्वाहिशमंद है। वो अपनी तरफ से हरी झंडी भी दिखा चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश है।
अगर आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल नहीं किया जाता है तो बिहार में अपोजिशन का बुरी तरह सफाया होगा, क्योंकि मजलिस बहुत मजबूत हो चुकी है। ज़िला, ब्लॉक और पंचायत की सतह पर पार्टी पहुंच गई है और इस शिकस्त के लिए यकीनी तौर पर तेजस्वी यादव को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सियासतदानों को यह भी याद रखना चाहिए कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता है। उसूलों और अखलाक की बात करना तो सियासत में अब मुमकिन ही नहीं रह गया है। नीतीश कुमार कल तेजस्वी यादव के साथ थे, आज मोदी के साथ है, मांझी कल नीतीश के साथ थे और आज अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। एनडीए के खिलाफ मजबूत लड़ाई उसी वक्त मुमकिन है जब सभी अपोजिशन पार्टियां एक साथ लड़ेगी। ये बात भी जहन में रहना चाहिए कि इस मरतबा बिहार में मुसलमान और दलितों ने मजलिस और मांझी के इत्तेहाद को भरपूर सपोर्ट करने का माइंड और जहन बना रखा है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस से वो बहुत मायूस हो चुके हैं। आज के खबर दर खबर का हमारा दूसरा मुद्दा है जी और नीट का एग्ज़ाम। हमारे मुल्क में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेडिकल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है NEET जिसको नीट कहते हैं यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों बड़े एग्ज़ाम हैं। JEE इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और NEET मेडिकल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इस साल इस एग्ज़ाम पर विवाद हो गया है। विवाद की वजह यह है कि कोरोना काल की वजह से सारी चीज़ें बंद है, हर चीज़ पर पाबंदी लगी हुई, अभी तक स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और इदारे नहीं खुल सके हैं। इस बीच मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 6 सितंबर तक JEE का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 13 सितंबर तक NEET यानी नीट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। JEE के एग्ज़ाम के इस साल 11 लाख उम्मीदवार हैं और NEET के एग्ज़ाम के 17 लाख उम्मीदवार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इसमें तलबा शरीक होते हैं। तलबा का कहना है कि कोरोना काल में एग्ज़ाम मुमकिन नहीं है, इसकी वजह से वायरस फैलेगा, कई तरह की बीमारियां होगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार स्टूडेंट्स को मारना चाहती है, उन्हें ख़त्म करना चाहती है, इसलिए एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए। सरकार बज़िद है कि एग्ज़ाम हर हाल में होगा। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ भी सुनवाई हुई। जस्टिस मिश्रा ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एग्ज़ाम होना चाहिए, कोरोना है तो है, ज़िंदगी चलती रहे और एग्ज़ाम भी हो, यही होना चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने ये सारी सुनवाई ऑनलाइन की थी, कोई ऑफलाइन ये सुनवाई नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स का मानना है कि इस एग्ज़ाम की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है। उनके 3-4 अहम रीज़न हैं। पहला रीज़न वो ये बताते हैं कि एग्ज़ाम होगा बहुत दूर पर होगा, यानी किसी का सेंटर 200 किलोमीटर दूर है, किसी का 300 किलोमीटर दूर है, इससे कम किसी का कोई सेंटर नहीं पड़ रहा है। और पब्लिक गाड़ियाँ बंद है, दिल्ली में मेट्रो बंद है, मुंबई में लोकल ट्रेन बंद है, बिहार में बसें बंद है, मध्य प्रदेश में बसें बंद है, हर जगह जो लोकल सर्विस है, लोकल ट्रेन है, लोकल मेट्रोज है, वो बंद है। हर एक स्टूडेंट के पास अपनी गाड़ी नहीं है, अपना कार नहीं है, अपनी बाइक नहीं है, कोई जा करके एग्ज़ाम देगा। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ कमज़ोर है, तो इसलिए एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा रीज़न वे बता रहे हैं कि कोरोना है और मास्क लगाकर कहा जाएगा एग्ज़ाम देने को, और कंटिन्यू 3 घंटा तक कोई मास्क लगाकर एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। वो अपनी दूसरी मजबूरी ये बता रहे हैं। तीसरी बात, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जहाँ एग्ज़ाम होगा एक साथ 100-200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, और जब 200-300 स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे तो यकीनी तौर पर इन्फेक्शन फैलेगा, कोरोना का खतरा होगा, हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। स्टूडेंट्स एक और बात ये कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना था 5-6 महीनों से, तो ये जहन बन चुका था कि जब सारी चीज़ें टल गई है, मौखर हो गई, तो एग्ज़ाम को भी मुलतवी कर दिया जाएगा, टाल दिया जाएगा। फिर एग्ज़ाम क्यों अपने टाइम पर किया जा रहा है? हम लोग मेंटली तैयार नहीं हैं, हमारी तैयारी भी पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए एग्ज़ाम को टाल दिया जाए। लेकिन हुकूमत का फैसला है कि एग्ज़ाम अपने वक्त पर होगा। इसी मुद्दे पर, इसी इशू पर आज हमने एक डिबेट भी किया है मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासे से, प्रोफेसर राजेश झा से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन काउंसिल के मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे साथ ही प्रिंस कक्कर जो कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। सब ने खुलकर इस मुद्दे पर बातचीत की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आपको ये डिबेट सुनना चाहिए जिसमें बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत हुई है। खबर दर खबर का प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कैसा होगा, अपोजिशन कई खेमों में बटेगा।